हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9th का राजनीति शास्त्र का चैप्टर 5, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है संघ सरकार। संघ सरकार का जो है इस वीडियो में जो है हम लोग अति लघुतरीय, लघुतरीय और दीर्घ उत्तरीय यानी कि तीनों का प्रश्न का उत्तर जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक ना। तो वीडियो पे क्लिक ही कर दिए तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और जो है क्वेश्चन का जो आंसर है एकदम सटीक है और शॉर्ट है, ठीक ना। तो आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहिएगा और इस कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उसका जो है क्वेश्चन का जो आंसर है उसको नोट करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर लीजिए। देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करने में एक पैसा भी नहीं लगेगा और इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा क्या कि जैसे जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप उससे जो है पढ़ पाएंगे। चलिए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए है कि संघीय सरकार के अधीन कार्य करने वाली शासकीय संस्थाओं के नाम लिखना। यानी जो संघ सरकार है उसके अधीन यानी उसके अंतर्गत जो कार्य करने वाली संस्था है, ठीक ना, उसका हमको नाम बताना है। तो देखिए 3 संस्था होते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। ये 3 संस्थान जो है संघ सरकार के अधीन जो है कार्य करती है। पहला हो गया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि 10 अक्टूबर 2006 से लागू बाल श्रम रोको कानून के अनुसार बच्चों से कौन कौन से काम नहीं लिए जा सकते हैं, कौन कौन से काम नहीं लिए जा सकते। इसका उत्तर हो जाएगा कि बच्चों को घरों में नौकर रखने अथवा ढाबों, जलपान गृहों और देखिए यहाँ पे होटलों, कैंटीनों, चाय की दुकानों तथा मनोरंजन केंद्रों पर काम रखने पर पाबंदी लग गई है। आप लोग तो जानते होंगे ना कि बाल श्रम जो है इस पर कानून लग गया। यानी छोटे बच्चों को अगर काम करते हुए देखा जाता है होटलों में या कहीं पे भी, तो जो मालिक जो उसका होता है उसको जेल भी हो सकता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बाल श्रमिक संबंधी सरकारी आदेश के समर्थन में निकली रैलियों में कौन कौन से नारे दिए गए। यानी कौन कौन से, मतलब बाल श्रम में जो संबंधी जो सरकारी जो आदेश निकला था तो उसमें कुछ नारे दिए गए थे। वो कौन कौन से नारे थे ये देखिए। तो इसमें देखिए नारे दिया गया कि काम नहीं किताब दो, बाल मजदूरी अपराध है, बाल मजदूरी बंद करो, कलम उठा लो हाथ में, हम रहेंगे तेरे साथ में। ये सभी जो है देखिए नारे हैं, ठीक ना। ये सभी क्या है, नारे हैं। चलिए अब चौथा देखिए, चौथा क्या है कि बाल श्रमिक से आप क्या समझते हैं। बाल श्रमिक मतलब वही कि जो कम वर्ष में जो है काम करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा वैसे श्रमिक जिनका उम्र 14 वर्ष के अंदर हो उसे बाल श्रमिक कहते हैं। यानी कि 14 साल से कम अगर उसका उम्र है और वो अगर काम कर रहा है तो उसका जो है उसको जो है बाल श्रमिक से जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है बाल श्रमिक की समस्याओं के हल के लिए एक कारगर सुझाव दे। यानी जो बाल श्रमिक है उसकी समस्याओं को हल करने के लिए एक उपाय हमको बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा परिवार को आर्थिक मदद तथा उनके बच्चों का भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। जो बच्चा लोग होता है वो क्यों करता है काम, क्योंकि उसको पैसा की आवश्यकता होती है, वो गरीब होता है, उसको खाने के लिए भी नहीं मिलता। जब उसके परिवार को जब आर्थिक मदद किया जाएगा यानी रुपया पैसा दे दिया जाएगा कुछ और उसको भरण पोषण के लिए उसको स्कूल में भेजा जाएगा, तो क्या वो बाल मजदूरी करेगा, नहीं करेगा। तो सबसे बड़े उपाय जो है यही है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं लघुतरीय प्रश्न। तो लघुतरीय प्रश्न देखिए पहला है कि सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दे। संक्षिप्त विवरण है बट इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि देखिए इसमें जो बताया है ना वो एकदम डिटेल में बताया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग चला गया। तो आप लोग ये नहीं कि इसको छोड़ दीजिएगा, आप लोग इसी को नोट कीजिएगा क्योंकि ये सटीक उत्तर है। देखिए आप लोग पढ़िएगा, इसको समझिएगा, तब आप समझ जाइएगा कि हाँ इतना लंबा क्यों गया। पहले तो आप लोग क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, क्या बोल रहा है कि सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दे। यानी कि जो सरकारी निर्णय जो होता है, लिया जाता है, वो किस तरह से लिया जाता है, मतलब एक बाय एक ले लिया जाता है, कैसे कैसे होता है, जो देखते हैं। चलिए इसका उत्तर देखिए कि कोई भी सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनेक व्यक्तियों, विभागों एवं संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल यह तय करता है कि जनहित में कौन कौन से कानून निर्माण किए जाए। इसके लिए सबसे पहले एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है। इस तैयार प्रस्ताव को विधेयक कहा जाता है। जो प्रस्ताव को तैयार किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है। विधेयक को स्वीकृति हेतु संसद में प्रस्तुत किया जाता है। एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार संसद में उस विधेयक पर काफ़ी वाद विवाद बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। यानी वो जो बना है, ठीक ना,
जो प्रस्ताव रखा गया उस पर क्या होगा, बहुत ही बात विवाद होगा, उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा। जब यह विधेयक संसद में पारित हो जाता है, जब विधेयक मतलब समझ गए ना, विधेयक यानी कि जो प्रस्ताव जो रखा गया है, ठीक ना। तो जब ये विधेयक जो है संसद में पारित हो जाता है तब अंतिम स्वीकृति के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति स्वीकृति यानी हस्ताक्षर के बाद वह कानून बन जाता है। और राष्ट्रपति जब उस पर जो है सिग्नेचर कर दे तो भी वह क्या बन गया, कानून बन गया। फिर इस कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका एवं विभागीय सचिवों को सक्रिय भूमिका अदा करनी पड़ती है। यानी इस तरह से जो है कोई भी जो सरकारी जो काम होता है, ऑर्डर होता है, उसको देखिए इतना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसलिए जो है टाइम लगता है सरकारी चीज़ों में। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शासकीय संस्थाओं से आप क्या समझते हैं। शासकीय संस्थाओं के अंतर्गत सरकार के कौन कौन से अंग आते हैं। तो देखिए शासकीय संस्थाओं देखिए क्या होता है, इसका उत्तर जगह कि शासकीय संस्थाओं को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो शासकीय संस्थानों को। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछता है, ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना, ये याद रहेगा ना। शासकीय संस्थानों के माध्यम से ही हम किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित कर सकते हैं। ये थोड़ा कलर सही से नहीं हो रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं, उसको हटा ही देते हैं, ठीक ना। सुचारू ढंग से संचालित कर सकते हैं। शासकीय संस्थाओं के अंतर्गत जो है कौन कौन से आते हैं, देखिए पहला विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका, यानी कि ये 3 आते हैं शासकीय संस्थानों के अंतर्गत, ठीक है। आप लोग इसको तो समझ ही गए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है, बट इसको आप लोग देखिए समझिएगा, तब आप लोग इसको लॉन्ग नहीं बोलिएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बाल श्रमिक की मुख्य समस्या क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा बाल श्रमिकों की समस्या भारत में गंभीर समस्या बन चुकी है। मजदूरी करने वाले बच्चे प्रायः गरीब परिवारों के हैं, जहां 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करना कठिन होता है। यानी कि जो श्रमिक है वो मजदूरी क्यों करता है, क्योंकि अरे खाने के लिए उसको नहीं मिल रहा है, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है वो क्या करता है, बाल मजदूरी करता है। वे ना तो बच्चों का भरण पोषण कर पाते और ना ही उसके स्कूल से भेज पाते। यानी उसके पिता और माँ जो है उसको ना बच्चे को भरण पोषण कर पाते और ना ही उसको स्कूल भेजने में समर्थ रहते। यही कारण है कि बच्चों को काम करना पड़ता है। बच्चों से मजदूरी का काम लेना कम खर्चीला, बच्चों से जो है मजदूरी का काम लेना कम खर्चीला है। कहने का मतलब बच्चा से अगर काम कराएंगे ना तो 400 की जगह 200 भी देंगे तो हो चल जाएगा, ठीक ना। बच्चे अपने मालिक के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते, और बच्चे जो है अपने मालिक के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर कोई मान के चलिए पैसा अगर कम भी दे रहा है ना तो बच्चा लोग जो है कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए जो है ज़्यादा लोग जो है यानी कि उन्हें परिश्रमी भी काम देना होता है। अतः मालिक बच्चों से ही काम लेना अधिक पसंद करता है, और जो मालिक होता है वो चाहता है कि ना बच्चे लोग ही मेरे पास आए और काम करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों के मतलब जो बच्चा जो है मालिक के विरुद्ध कुछ बोलेगा नहीं, पैसा कम देगा, सब कुछ में यानी कि उसको क्या है, मालिक को फ़ायदा ही फ़ायदा है। उन बच्चों की संख्या अधिक है जो घरेलू नौकरों के रूप में तथा ढाबों, कैंटीनों, रेस्टोरांों, होटलों, मनोरंजन केंद्रों आदि में काम करते हैं। अधिक बदकिस्मत वे बच्चे हैं जो जोखिम वाले कामों में लगे हुए हैं। तो बच्चों का शोषण निरंतर जारी है, बच्चों का जो शोषण है वो निरंतर क्या हो रहा है, जारी है। इसमें कोई कमी नहीं आया है बाल श्रमिक जो है कानून लागू हुआ है इसके बाद भी। चलिए अब हम लोग देखते हैं दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि सरकारी निर्णय लेने की शक्ति किनके पास है, यानी सरकारी जो निर्णय है लेने की शक्ति जो है किनके पास है, इसका हम लोग उत्तर जानने वाले हैं। देखिए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि कोई भी सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनेक व्यक्तियों, विभागों एवं संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए कौन कौन सा है। सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल यह तय करता है कि जनहित में कौन कौन से कानून निर्माण किए जाए। इसके लिए सबसे पहले एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है। इस तैयार प्रस्ताव को विधेयक कहा जाता है। विधेयक की स्वीकृति हेतु संसद में प्रस्तुत किया जाता है। एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार संसद में उस विधेयक पर काफ़ी वाद विवाद के बाद कोई निर्णय लिया जाता है। जब यह विधेयक संसद में पारित हो जाता है तब अंतिम स्वीकृति के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति स्वीकृति यानी हस्ताक्षर के बाद वह कानून बन जाता है। ये तो हम लोग दूसरा का भी आंसर देख चुके हैं, अति लघुत्तरीय में एक क्वेश्चन था उसका, तो इसको जो है आप लोग ना कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कि बाल श्रम पर रोक संबंधी सरकारी आदेश के पक्ष एवं विपक्ष में अपना तर्क दे। तो ये देखिए बाल श्रम
पर रोक संबंधी। तो देखिए इसमें नारे बहुत सारे लगाए गए थे कि सरकार के आदेश के पक्ष में रैलियां निकाली जा रही है और काम नहीं किताब दो, बाल मजदूरी अपराध है, बाल मजदूरी बंद करो। बाल मजदूरी क्या करना है? बंद करो। कलम उठा लो हाथ में, हम रहेंगे तेरे साथ में, जैसे सुहावने नारे लगाए जा रहे हैं। परंतु साथ ही बाल मजदूरी वाले परिवार पर संकट के बादल घिरे। जब इस तरह का नारा लगाया जा रहा था, जो बाल मजदूरी वाले जो परिवार है उसके ऊपर तो संकट है, संकट का बादल घिरा, क्योंकि बाल मजदूरी जब करने नहीं देगा तो उसके घर वाले फिर और मतलब भूखे मर जाएंगे। फिर मजदूरी करने वाले बच्चे प्रायः गरीब परिवारों के हैं, जहां 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करना कठिन होता है। न तो बच्चों का भरण पोषण कर पाते हैं और न ही उसे स्कूल में भेजने में समर्थ है। इसलिए जो है वो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं और बाल मजदूरी करके ही वो अपने घर यानी परिवार का जो भरण पोषण कर पाते हैं 2 वक्त की रोटी का। और जब उसी पे रोकथाम लगाया जा रहा है तो फिर क्या करें बच्चे लोग? फिर तो समझिए कि सब भूखे मर जाएगा। इसी पे एक आदमी जो कुछ बोले थे, जो आप लोग देखिए यहाँ पे कि 10 अक्टूबर 2006 को बाल मजदूरी पर कानून रोक लगने के बाद भी वह बालक ग्राहकों में सेवा में जुटा है। दुकान का मालिक यूनी वार्ता से बातचीत में कहता है कि बाल मजदूरी पर रोक संबंधी कानून की जानकारी उसे हो चुकी है। यानी जो मालिक है उसके रेस्टोरेंट या कुछ भी कहें कि उसके क्या बोलते हैं, मतलब दुकान में जो बच्चा काम कर रहा है वो एक छोटा बच्चा है, लेकिन उसको जो है दुकान से नहीं निकाल रहा। क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि बोला परंतु वह विश्वनाथ को काम से निकाल देगा तो विश्वनाथ और उसके परिवार के सामने भूखमरी की समस्या आ जाएगी। अगर वो जो दुकानदार है, वो जो मालिक है, अगर वो बच्चा का नाम था विश्वनाथ, अगर वो विश्वनाथ को निकाल देगा तो उसके परिवार में भूखमरी की समस्या आ जाएगी। गरीब राय का यह भी कहना है कि जिन बच्चों का माता पिता नहीं है और जिन्हें कोई देखने वाला नहीं है, उनको रोजी रोटी कौन देगा? और ऐसा भी होता है कि किन्हीं का माँ बाप है ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, तो अगर वो काम नहीं करेगा तो खाएगा कैसे? पहले सरकार रोजी रोटी की व्यवस्था करे, फिर देश में कानून लागू करे। मतलब पहले जो है सरकार जो है देश में रोजी रोटी की व्यवस्था करे, उसके बाद कानून लगाए ना, तब अच्छा भी लगता है, ठीक ना। कौन चाहता है कि नहीं हम मजदूरी करें? कौन चाहता है कि हम कमाएं? अरे छोटा बच्चा है, उसको खेलने में ज़्यादा मन लगता है, तो वो खेलना चाहेगा कि बाल मजदूरी करना चाहेगा। लेकिन कोई ऐसी समस्या है रहने के कारण वो जो है बाल मजदूरी करता है। तो आप लोग को आशा करते हैं कि ये चैप्टर जो है ना, इसका जो आंसर है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको कॉपी में सभी को नोट कर लीजिएगा और अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा ना, तो आप लोग को दिमाग में जो है ना बैठ जाएगा और आप उसको अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके और फिर दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।